एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। मेरे बगल में बैठता है। सर्दियों में तो एक कौन सी मेरे पास एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन 11 में है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। मतलब सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है? बाहर से मतलब घेर लेना उसको। तो इसमें क्या दे रखा है? प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। तो एक सर्कल को चारों तरफ से बंद कर देता है कौन? एक पैरेललोग्राम। तो सर्कल के बाहर एक पैरेललोग्राम बना हुआ है। तो ये सर्कल है, वो पैरेललोग्राम इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब पूरी तरह से इसको कवर कर रहा है, घेर रहा है। हमने कहा कि ए बी सी डी, यहाँ मेंशन कीजिएगा लेट ए बी सी डी let ABCD be a parallelogram. Let ABCD be a parallelogram circumscribing. Let ABCD be a parallelogram circumscribing a circle. सर इस चैप्टर में डायग्राम के फिगर के मार्क्स मिल जाते हैं क्या? इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, फिगर बना लेना जैसा ठीक लगे। Let ABCD be a parallelogram circumscribing a circle as shown. तो इसमें हम आप ये कहेंगे कि आपने ABCD को बोल दिया कि ये ABCD एक पैरेललोग्राम है जो हमको दे रखा है। तो पैरेललोग्राम की जो है अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, हमेशा इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। तो अब हम क्या कहेंगे कि सिंस ABCD is a since ABCD is a parallelogram, therefore AB is equal to DC. AB is equal to DC and AD is equal to BC. And AD is equal to BC. यहाँ पर लिखिएगा opposite sides of a opposite sides of a parallelogram. AB is equal to DC and AD is equal to BC. ये हो गया opposite sides of a parallelogram. Opposite sides of a parallelogram. फिर इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। फिर हम क्या करेंगे कि हमने सर्कल में दो ही तरीके की प्रॉपर्टीज देखी हैं। एक तो क्या कि सर्कल का जो रेडियस होता है और जो टेंजेंट होता है उन दोनों के बीच में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। एक तो ये, और दूसरा अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पर दो टेंजेंट डाले जाएं तो वो दोनों टेंजेंट्स की लेंथ जो है वो इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसे 4 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे ए है तो ए से भी दो टेंजेंट्स ही पड़ रही हैं, इसको पी बोल दो, इसको क्यू बोल दो, इसको आर और इसको एस। तो ये ए पी इज इक्वल टू ए एस हो जाएगा। लिख देंगे हम टेंजेंट्स फ्रॉम ए, लिखिएगा ए पी इज इक्वल टू ए एस। इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पर लिखना टेंजेंट्स फ्रॉम ए। इसके बाद फिर बी की बात करेंगे तो डी पी इज इक्वल टू पी क्यू।
BP is equal to BQ. Equation 4. Tangents from B, ये हो गया. फिर C वाला देख लीजिए, तो CR is equal to CQ. Tangents from C. Tangents from C. और इसके बाद अगला देखिएगा, dr is equal to ds, tangents from D. इक्वेशन नंबर 6 बोल दीजिए इसको, और ये हो गया tangents from D. Tangents from D. लिखा उसी तरीके से कि ए बी बन जाए पूरा का पूरा. तो पहले मैंने ए पी लिख दिया इस तरफ, फिर बी पी लिख दिया, ठीक है. और फिर इसके अपोजिट वाली साइड यानी कि सी आर और डी आर, तो इधर सी आर लिख दिया और उधर डी आर लिख दिया. समझ तो गए, ठीक है. हम क्या करेंगे, ये जो 4 इक्वेशन बनी है 3, 4, 5, 6, इन चारों को ऐड कर देते हैं, ठीक है. ऐड इक्वेशन 3, 4, 5 एंड 6. तो ये चारों इक्वेशंस को हमने ऐड कर दिए. ए पी बी पी सी आर डी आर चारों ऐड हो गए. तो ए पी प्लस बी पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, सी क्यू प्लस डी एस. तो आप ये देखिए, ए पी और बी पी जब दोनों ऐड हो जाएंगे, ए पी और बी पी जब ऐड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ए बी. और इसी तरह से सी आर और डी आर जब ऐड हो जाएंगे, सी आर और डी आर ऐड हो जाएंगे तो बन जाएगा सी डी. ए बी प्लस सी डी. अब यहाँ पर ए एस और डी एस को एक साथ लिख लेंगे, ए एस प्लस डी एस, और बी क्यू प्लस सी क्यू जो है, बी क्यू प्लस सी क्यू, ये क्या हो जाएगा, बी सी. अब ए एस और डी एस जब इन दोनों को ऐड करा, ए एस और डी एस को, तो बन गया ए डी. ए बी प्लस सी डी ए बी प्लस बी सी. हाँ जी, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ये हो गया. इसके बाद क्या करेंगे, हम ये जानते हैं कि ए बी जो डी सी के इक्वल है. अच्छा, पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं. अगर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाए, मान लीजिए ये ए बी है और ये बी सी, ये दोनों के दोनों अगर मान लीजिए इक्वल हो जाए, तो मैं कहूँगा कि ये जो हमारा पैरेललोग्राम है ये भी एक रोम्बस है, ठीक है ना. तो पैरेललोग्राम की अगर एडजेसेंट साइड, कोई भी एक एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए, तो हम ये कहेंगे कि ये रोम्बस बन गया. तो अब जैसे कि ए बी है, तो ए बी को तो ए बी लिखा रहता है, ए बी को तो ए बी लिखा रहने दो. और जो सी डी है ना, सी डी को भी आप ए बी लिख दीजिए, क्योंकि सी डी और ए बी ये दोनों के दोनों इक्वल हैं, ठीक है. तो ए बी को ए बी रहने दो और सी डी की जगह पर भी ए बी लिख दो. और इसी तरह से ए डी की जगह लिख दीजिए बी सी, और बी सी को बी सी ही लिखा रहने दो. यहाँ मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को यूज करते हुए. अब क्या हो गया, ए बी प्लस ए बी इज इक्वल टू बी सी प्लस बी सी. तो ए बी प्लस ए बी क्या हो गया, 2ab. ऐसे ही बी सी प्लस बी सी क्या हो गया, 2bc. तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी. यहाँ पर ये लिखेंगे, सिंस एडजेसेंट साइड्स of since adjacent sides of parallelogram ABCD are equal, so it is a rhombus. It is a rhombus. यही चीज हमको प्रूव करना है. बताइए जी, समझ गए, ठीक है.
इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है भाई, कर लो नोट। स्टेयर से आते हो क्या? क्या? एक मिनट में आना। और उसका ये चीज़ें ये होता ही है। इसकी भी हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। अब जो सर्कल है, सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है ट्रायंगल, यानी कि सर्कल के चारों तरफ जो है वो एक ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस दे रखा है 4 सेंटीमीटर, such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of lengths 8 cm and 6 cm respectively। अब एक फिगर दे रखी है आगे। फाइंड द साइड्स AB एंड AC। अब हमें AB और AC ये जो दो साइड्स हैं ये हमें फाइंड आउट करनी है और फिगर इसमें दे रखी है। ठीक है, तो ज़रा देखिएगा। जो भी बच्चे NCERT लेकर आए हैं ना वो इस पर मेंशन कर देंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये मैं आपको मतलब पक्का अगर कहीं कहो तो मैं लिख कर दे देता हूँ कि जो आपका पेपर होगा ना स्कूल वाला, बोर्ड का नहीं कहता, क्योंकि बोर्ड में ये न जाने कितनी बार आ चुका है क्वेश्चन, लेकिन स्कूल में जो आपका प्री बोर्ड होगा उसमें सर्कल में ये क्वेश्चन ना हो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, जब पेपर हो जाए तब मुझे दिखा देना लाकर, तब मुझे दिखा देना कि ये पेपर में ज़रूर आएगा। हर साल आता है और हर साल हर स्कूल के प्री बोर्ड में आता ही आता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, सर्कल में अगर कुछ ऐसा हो जाए ना, पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अगर सर्कल में ऐसा हो जाता है कि पूरा सब कुछ आपने प्रिपेयर कर लिया और ये क्वेश्चन छोड़ गए तो गलती कर जाओगे। ठीक है, भले ही पूरा छोड़ जाना, ये वाला क्वेश्चन कर जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़रूर देते हैं टीचर्स। तो ज़रा देखिएगा कैसे करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के अंदर सर्कल है।
तो हाँ, बोर्ड में कितने मार्क्स का था पूरा चैप्टर? पूरा चैप्टर मेरे को ऐसे ध्यान नहीं है भाई, हर बार जो है जो क्राइटेरिया है वो बार बार चेंज होता है। आपका हो तो देख लेते हैं अभी, ये रखा हुआ है इसमें। और सिलेबस मैंने आपके साथ शेयर करा है, सिलेबस ग्रुप पर मैंने डाला था क्या? आज भेज दीजिएगा। सिलेबस को ज़रूर आप ना सेव करके रखिएगा अपने फ़ोन में या लैपटॉप में, जहाँ पर भी सेव करके रखना चाहें। देखो जो ये है ना, ये वाला चैप्टर सर्कल वाला, हाँ डाल। ये आपका ना ज्योमेट्री वाले पोर्शन में आता है, 15 नंबर का है। और इसके अंदर जो है सर्कल भी आ जाएगा और ट्रायंगल भी आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे। अलग से मेंशन नहीं कर रखा है कि ये अलग से कितने नंबर का है। ज्योमेट्री वाला जो सेक्शन है उसमें ट्रायंगल है और सर्कल है, तो ट्रायंगल और सर्कल जो है कलेक्टिवली दोनों टोटल जो है वो 15 नंबर के हैं। 7.5 समझ लो मेरे हिसाब से जो है। ये शायद 9 और 6 का होगा, 9 का और 6 का होगा, क्योंकि ट्रायंगल बड़ा चैप्टर है। इसमें अगर आप देखेंगे तो करने के लिए एक ही एक्सरसाइज है, पहली वाली तो ऐसे ही है। अच्छा जी, इसके बाद देखिएगा ABC, A B और C ये सेक्टर है। ये रेडियस दे रखा है O, और ये वाला पॉइंट दे रखा है D, और ये बोल रहे हैं C और D, इन दोनों के बीच में, C और D इन दोनों के बीच में जो गैप है वो 6 सेंटीमीटर का है। ऐसे D और B के बीच में जो गैप है वो 8 सेंटीमीटर का है। अच्छा, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि आपको इस वाले में आपको साइड बतानी है AB और BC, ये दोनों साइड बतानी है। तो देखिएगा किस तरीके से होगा ये। इसमें ना एक काम करेंगे, आप ये देखिए, जब ये वाली C जो CD जो है, जब ये 6 सेंटीमीटर है, तो इसको आप एक काम करिए, इसको E और F बोल दो। ये E हो गया और ये F हो गया। जब CD 6 सेंटीमीटर है तो CF भी 6 सेंटीमीटर होगा। जब BD 8 सेंटीमीटर है तो BE भी 8 सेंटीमीटर होगा। तो चुप हो जाओगे कि नहीं? 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। उसके बाद लेट AF, देखिए एक काम करूँ, पहले लिखें A F इज इक्वल टू AE, इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1, बल्कि पहले लिखें इज इक्वल टू x। AF और AE दोनों के दोनों इक्वल होंगे, यहाँ लिखिएगा टेंजेंट्स फ्रॉम A, टेंजेंट्स फ्रॉम A। AF जो है ये भी x हो गया, और AE जो है ये भी x हो गया। ऐसे ही जो B है उसको लिख दीजिए BD इज इक्वल टू BE। इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यहाँ लिखना गिवन। CD is equal to CF। Given टेंजेंट्स फ्रॉम C, तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद आप क्या करें, लिखिएगा लेट अस कैलकुलेट
let us calculate the area of triangle ABC. Let us calculate the area of triangle ABC by using Heron's formula. Let us calculate the area of triangle ABC by using Heron's formula. सर क्या है हाँ ऊपर स्क्रीन से राइट एंगल रख रहा है Let us calculate the area of triangle ABC by using Heron's formula. सर एरो तो राइट एंगल रख रहा है Heron's formula तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, बस तीनों साइड्स पता होना चाहिए। तो आप यहाँ पर क्या करिए कि हम जनरली क्या लेते हैं, हम इस तरीके का कुछ लेकर चलते हैं कि जो ये कैपिटल ए है ना, ABC ट्रायंगल है, हम कैपिटल ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए मान लेते हैं, कैपिटल बी जो एंगल बन रहा है इसके सामने वाली साइड को स्मॉल डी मान लेते हैं, कैपिटल सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी मान लेते हैं। वैसे कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेट स्मॉल ए इज इक्वल टू कैपिटल ए के सामने वाली साइड इज BC, तो स्मॉल ए कितना हो गया 6 + 8 मतलब 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे ही स्मॉल बी क्या हो गया, कैपिटल बी के सामने वाली साइड इज स्मॉल बी, ये हो गया AC इज इक्वल टू x + 6 सेंटीमीटर। और स्मॉल सी यानी कि कैपिटल सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी, तो AB वो हो गया x + 8 x + 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फिर से देखिएगा कि मुझे इसमें क्वेश्चन में निकालना क्या है। क्वेश्चन में मेरे को AB की वैल्यू निकालनी, AC की वैल्यू निकालनी है और AB की वैल्यू निकालनी है। तो सोचिएगा कि x की वैल्यू अगर हमारे पास आ जाए तो मैं बोलूँगा AB की वैल्यू कितनी हो गई, x + 8। ऐसे ही अगर x की वैल्यू आ गई तो AC की वैल्यू क्या हो गई, x + 6, ऐसे हो जाएगा। तो पहले इसमें हीरोन्स फार्मूला लगाकर एरिया निकालेंगे, तो हीरोन्स फार्मूला में मुझे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ता है। तो स्मॉल एस कितना होता है, A + B + C/2। तो A कितना है 14, B कितना है x + 6 और C कितना है x + 8 अपॉन 2। x + x is 2x, 14 + 6 is 20, 14 + 6 is 20, 20 और 8 28 अपॉन 2। यहाँ से 2 ले लिया कॉमन, तो ये बचा x + 14 और अपॉन में 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये मेरे पास आ गया x + 14 सेंटीमीटर। ये तो आ गई स्मॉल s की वैल्यू। फिर जो हीरोन्स फार्मूला है उसके हिसाब से जब एरिया निकालेंगे ट्रायंगल ABC का, देखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू √(s × s - a × s - b × s - s × s - a × s - b × s - c अंडर रूट। अब s क्या है यहाँ पर, s की वैल्यू आई x + 14, s - a, s क्या है x + 14 माइनस a कितना है 14, s - b, s क्या है x + 14 माइनस b कितना है, b है x + 6 मल्टीप्लाई बाई s - c, s कितना है अगेन x + 14 माइनस c कितना है x + 8। आगे उस तरफ कर रहा हूँ।
ये देखिए ये प्लस का 14 है और ये माइनस का 14 है, कैंसिल आउट हो गया, तो इधर इस वाले ब्रैकेट में क्या बचा, केवल x बचा, x प्लस 14 मल्टीप्लाइड बाई x। अगला देखेंगे ये x प्लस 14 एज इट इज लिखा है, फिर आगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट हमको करना होता है तो x प्लस 6 को ब्रैकेट में डाला, जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा 8, 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, सीधा लिख रहा हूँ, सीधा लिख रहा हूँ, ये 8 हो गया। इसी तरह से x प्लस 14 में से x प्लस 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x हो जाएगा नेगेटिव का, तो माइनस x प्लस x कैंसिल आउट ओवर 0, 14 माइनस 8 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो इसको 6 लिख देते हैं। तो 48x इंटू x प्लस 14 इसका हमने रूट कर लिया, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हमने इस तरह से निकाल लिया हीरोन्स फॉर्मूला से। अब इसके बाद इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1 2 3 4, इसको 4 बोल दीजिए। फिर एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करिएगा, कंस्ट्रक्शन सर 1 2 3 कौन सी थी? 1 2 3 ये, अच्छा मैंने 1 2 3 लिखा नहीं, ठीक है, इक्वेशन 1 डालो, इक्वेशन नंबर 1। अब जरा देखिएगा कंस्ट्रक्शन इसमें क्या करना है कि O से A को ज्वाइन कर दो, O से C को और O से B को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन OA OB एंड OC। Also draw the radii OE and OF। Also draw the radii OE and OF। देखिएगा हमको OE और OF ये दोनों रेडियाई भी ड्रॉ करने हैं। अच्छा ये जो रेडियस है ये कितना दे रखा है 4 दे रखा है, तो अगर OD जो है ये बॉडी फिगर में बना हुआ दे रखा था, इसलिए इसको मैंने बोल्ड लाइन से बनाया, बाकी सब कुछ जो डॉटेड लाइन से बनाया है ये हमने खुद से कंस्ट्रक्ट करा है, खुद से बनाया है इसको, ठीक है। तो जो रेडियस है वो कितना दे रखा है 4 दे रखा है, ठीक है। तो भाई ये वाला रेडियस है तो सर्कल तो सेम है, ये भी तो 4 होगा, फिर ये भी तो 4 होगा, OF भी तो 4 होगा। तो यहाँ लिखिएगा कि एंगल ODB ये भी 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल OEA ये भी 90 डिग्री, और ऐसे ही एंगल OFC ये तीनों ही एंगल 90 डिग्री हो गए। रीजन में क्या लिखेंगे, एंगल बिटवीन the radius and the tangent at the point of contact, at the point of contact, at the point of contact जो है point of contact पर रेडियस में और टेंजेंट में दोनों में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये वाला 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री, ये सब 90 डिग्री होता है। इसके बाद देखिएगा फिर अब जरा ऐसे सोचो आप कि अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं OCB की, तो OCB में अगर मान लीजिए देखिए तीन साइड्स होती हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं, वर्टिसेस मतलब 3 कोने होते हैं, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि OCB में अगर मैं BC को बेस मान लूँ तो फिर तीसरा वर्टेक्स क्या बचा O, तो O से अगर परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉप कर दिया जाए तो ये परपेंडिकुलर ही तो हाइट होता है, ये हाइट हो गया और ये बेस हो गया, तो हाफ बेस इंटू हाइट करूँगा तो OCB का एरिया आ जाएगा, OCB का एरिया आ जाएगा, समझ गया, ठीक। इसी तरीके से 500 का एंगल ऐड करना है। हाँ, अगर ये A और B है, इस पूरी की पूरी लेंथ को अगर मैं बेस मानूँ AB को,
तो ओ ए बी जो ट्राइंगल है उसमें ए बी को मैंने बेस मान लिया, तो ओ से ड्रॉप होने वाला परपेंडिकुलर है ये, यानी कि ये हाइट हो गया और ये बेस हो गया, तो हाफ बेस इनटू हाइट करूंगा तो ओ ए बी ये वाले ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, इधर वाले ट्राइंगल का आ गया, इधर वाले ट्राइंगल का आ गया, सिमिलरली इधर वाले का एरिया, तो एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये, तीनों को ऐड करा तो पूरा एबीसी का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो एबीसी ट्राइंगल का एरिया दो तरीकों से निकाल लेंगे, एक तो निकाल चुके हैं यहाँ पर ये आया हीरोन्स फार्मूला से, और एक निकालेंगे ये जो पूरा ट्राइंगल है, इसको देखो तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो ये वाला नीचे वाला ट्राइंगल ओ सी बी, और एक ये बराबर वाला ओ बी ए ये बराबर वाला, और एक इधर बराबर वाला ओ सी ए ये वाला। तो अगर इन तीनों ट्राइंगल्स को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास पूरा बड़े ट्राइंगल एबीसी का एरिया आ जाएगा, समझ गए? ठीक है, और फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे। दोबारा देखिए, हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक ट्राइंगल है ओ सी बी, ओ सी बी, तो ओ सी बी में अगर मैंने बी सी को बेस ले लिया तो ट्राइंगल बनता है तीन वर्टिसेस से, वर्टिसेस का मतलब तीन पॉइंट्स से, तो मैंने सी और बी को ज्वाइन करके तो एक लाइन बना ली, अब तीसरा वर्टेक्स क्या बचा ओ, तो ओ से आप इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, वो परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो तो हो जाएगी हाइट और ये हो जाएगा बेस, तो हाफ बेस इनटू हाइट करेंगे तो ओ सी बी का एरिया आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ओ बी ए में ये जो पूरी की पूरी लेंथ है ए बी, इसको बेस मान लीजिए क्योंकि ए और बी को ज्वाइन करके ये लाइन बनी है ए बी, तो तीसरा वर्टेक्स क्या बचा ओ। ठीक है, तो ओ से इस पर परपेंडिकुलर डालो तो ये क्या हो गया हाइट और ये क्या हो गया बेस, तो हाफ बेस इनटू हाइट करा तो इधर वाले का पूरा ओ बी ए का इधर वाले का पूरे का एरिया आ जाएगा। सिमिलरली अब ए सी को बेस मान लो, ठीक है, तो ओ से अगर परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉप कर रहे हैं तो ये हाइट हो गया, ये पूरा का पूरा बेस हो गया, तो हाफ बेस इनटू हाइट करेंगे तो ये इधर वाला पूरा का पूरा क्या हो गया, इसका ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, फिर तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो लिखिएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू ए आर ब्रैकेट में लिखे ट्राइंगल ओसीबी। ठीक है, एरिया को शॉर्ट में ए आर और ऑफ लिखने की जरूरत नहीं होती, ब्रैकेट लगा दीजिए, ए आर ब्रैकेट में ट्राइंगल ओसीबी लिखा, इसका मतलब ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओसीबी। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओसीबी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओबीए प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओबीए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओबीए प्लस बस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी। अब तीनों ट्राइंगल्स जो हैं इनका आप देखिए बेस इंटू हाइट करके लिखो आप इसको, ओ सी बी की बात करेंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या हो गया सी बी और हाइट क्या हो गया ओ डी, तो हाफ सी बी इंटू ओ डी, हाफ सी बी इंटू ओ डी प्लस जब ओ बी ए के एरिया की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हाफ ए बी इंटू ओ ई, हाफ ए बी इंटू ओ ई, और तीसरा जब ओ ए सी की बात करेंगे तो हाफ ए सी इंटू ओ एफ, हाफ ए सी इंटू ओ एफ, ये हो गया। इधर भी हाफ है, इधर भी हाफ है, इधर भी हाफ है, तीनों ये ब्रैकेट्स ऐड हो रहे हैं तो हाफ निकाल लो कॉमन, हाफ कॉमन ले लिया, सी बी इंटू ओ डी, तो भाई सी बी की वैल्यू लिखिए, पहले ब्रैकेट में लिखें सी बी इंटू ओ डी, तो सी बी की वैल्यू कितनी है 6 + 8 यानी कि 14 इंटू ओ डी कितना है 4, 14 इंटू 4 प्लस ए बी इंटू ओ ई, ए बी कितना है x + 8, तो x + 8 इंटू 4 प्लस
ए सी इंटू ओ एफ, तो ए सी कितना है एक्स प्लस सिक्स, एक्स प्लस सिक्स इंटू फोर ब्रैकेट बंद, ये हो गया। तो आप देखिए पहले ब्रैकेट में भी 4 मल्टीप्लाई, दूसरे ब्रैकेट में भी 4 मल्टीप्लाई, तीसरे ब्रैकेट में भी 4 मल्टीप्लाई, ठीक है। 4 को कॉमन लो, 4/2 कॉमन ले लिया, तो ये क्या आ गया 14 प्लस इधर क्या बचा x प्लस 8 और इधर क्या बचा x प्लस 6, 1 जा 2 हो गया 2, x प्लस x कितना हो गया 2x, 14 प्लस 8 इज 22, 22 और 6 इज 28, यहाँ से 2 निकाल लो कॉमन, 2 इंटू 2 ब्रैकेट में क्या बचा x प्लस 14, 4 इंटू एक्स प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इस मेथड से भी निकाल लिया और एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हीरोन्स फॉर्मूला से भी निकाल लिया। तो दोनों ही एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी दे रहे हैं, तो क्या करिए दोनों इक्वेशंस को इक्वेट 1 and 2, समझ गए, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई क्लियर है, सोमेल संस्कृति? यस सर। हाँ हाँ स्क्वायर करने पे तो आप लिखिएगा इक्वेट 1 and 2, क्योंकि दोनों ही मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी दे रहे हैं। इक्वेट 1 and 2, 4 into x plus 14 is equal to under root 48x into x plus 14। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो इधर हो जाएगा 4 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 14 का स्क्वायर, और इधर तो स्क्वायर रूट है ना पूरा, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, बस 48x इंटू एक्स प्लस 14, एक एक्स प्लस 14 से एक एक्स प्लस 14 कैंसिल आउट हो गया, 4 का स्क्वायर 16 इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 48x, 16 होता 16, 16 3 जा 48, तो क्या आ गया x प्लस 14 इज इक्वल टू 3x, 3x को इधर ले जाओ प्लस 14 को इधर ले जाओ, x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 14, x माइनस 3x हो गया माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 14, माइनस से माइनस कर दिया 2 1 जा 2 से 14, तो x की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर, ठीक है जी। x की वैल्यू 7 सेंटीमीटर आ गई, और इसके बाद वो आपसे पूछ रहे थे कि आप AB और AC निकालिए, देयरफॉर AB क्या हो जाएगा x प्लस 8, 7 प्लस 8 15 सेंटीमीटर, और AC क्या हो जाएगा x प्लस 6, मतलब 7 प्लस 6 मतलब 13 सेंटीमीटर। ठीक है जी, क्लियर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, पेपर में आएगा, जरूर आएगा। नहीं मैं क्वेश्चंस दूंगा ना अभी, और एनसीईआरटी तो इसलिए है कि एक बार हमारा सिलेबस कंप्लीट हो। ये 11 अक्टूबर है, 11 अक्टूबर है, नवंबर के लास्ट में तो सबके प्री बोर्ड हो गए, नवंबर का लास्ट, दिसंबर का फर्स्ट वीक, ठीक है ना। अभी एक हफ्ता तो ऐसा गायब होगा ना, जब दिवाली आएगी ये पता भी नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, 13 में ये बोल रहे हैं, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल subtend supplementary angles at the center of the circle. Opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle. Quadrilateral है जो सर्कल को circumscribe कर रहा है, circumscribe मतलब कवर कर रहा है, घेर रहा है। Subtend supplementary angles at the center of the
सर्कल तो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल मतलब कैसा भी बन जाए, टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 13, अरे इंद्रजी ऐसे टाइम खत्म हो गया। सर्कल का सेंटर हो गया O, और मैं O लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे। Prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle. Opposite sides जो हैं वो सेंटर पर जो एंगल्स बना रहे हैं वो सप्लीमेंट्री बनाएंगे। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि उन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, वो थोड़ा सा टच हो जाना चाहिए। हाँ जी, तो ये प्रूफ करना है कि ए बी और डी की पैरेलल है। नहीं बी हो जाएगी। अच्छा अपोजिट आप लोगों ने जो शेड्यूल वगैरह बनाया है अपना, कैसा? वही जो मैं पूछ रहा हूँ। क्या? एक बोल मेरे भाई ना पूरे जोर से हाँ। कुछ अनोखा सा शब्द पूछ लिया गया है। शरीर सुनाई दिया मैं। कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो दिन में? हाँ सर हम थोड़ी और से भी पूछ रहे हो। हाँ, सबसे ही पूछ रहा हूँ भाई। मतलब दिल में तो सभी बच्चे हैं लेकिन निगाहों में आप बदले हो कि नहीं? बताओ बताओ भाई, कितनी देर पढ़ रहे हो? कितनी देर चल रही है पढ़ाई? 5 घंटे? स्कूल होता है। हाँ, जब स्कूल होता है, अगर स्कूल के साथ 5 घंटे निकाल पा रहे हो, अगर निकाल पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर स्कूल ना हो तो 7 घंटे का। ठीक है, तो मतलब और सारे सब्जेक्ट्स कर रहे हो ना, थोड़ा थोड़ा करके कवर? मतलब ज़्यादा फोकस मैथ्स और साइंस पे। मैथ्स और साइंस पर तो ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि यही सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। एसएसटी भी कर रहे हैं ना? हाँ, एसएसटी भी तो लास्ट टाइम में होगी नहीं, थोड़ा थोड़ा उसको चैप्टर आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करना शुरू करो और हर दिन का ना रिकॉर्ड बनाते जाइए कि किस दिन कितना कर लिया। नहीं तो लास्ट में ना बहुत सारा एकदम से सिलेबस इकट्ठा हो जाएगा और हर बच्चा अलग तरीके का होता है। तो अगर मान लीजिए आप में से किसी बच्चे को इस चीज़ में कंफर्ट है कि भाई आप देर रात तक पढ़ सकते हो और मान लो पेरेंट्स कहते हैं या कोई बड़ा भाई बहन कहता है, कोई सीनियर कहता है कि नहीं सुबह उठा करो, सुबह दिमाग ज़्यादा तेज चलता है, तो कोई दिक्कत नहीं, अपने कंफर्ट के हिसाब से करो, लेकिन करो। ये नहीं कि रात में जग रहे हो और रात में पढ़ाई नहीं चलती है। ठीक है, और किसी को लगता है कि नहीं मैं सुबह कंफर्टेबली उठ सकता हूँ, सुबह उठकर अपना पढ़ाई कर सकता हूँ, तो सुबह उठकर पढ़ो। और जब सुबह उठो ना तो ज़रा ब्रश व्रश करके हाथ मुँह धोकर कायदे से ढंग से बैठ के, ये नहीं कि अपना घुसे जा रहे हो बिस्तर में लेटे पड़े हो, किताब अलग बिखरी पड़ी है और अपना पढ़ रहे हो। तो थोड़ा कायदे से तो शेड्यूल बना लीजिए अपना और देखते जाओ। मतलब एक छोटी डायरी बना लो, उस पर लिख लो कि किस सब्जेक्ट में कितना कितना हो गया है। अच्छा, और उसमें अपने आप को धोखा मत देना, ईमानदारी से लिखना। सचमुच में कोई चैप्टर नहीं समझ में आया ना तो उसको लिख लेना कि नहीं भाई करा नहीं है मैंने, अभी ये करना है। ठीक है, तो मार्क कर लेना प्रायोरिटी वाइज कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा खतरनाक लगता है, तो उसको निपटा लो, अभी अक्टूबर में निपटा लो।
और टाइम टेबल अपना जरूर बनाइए, नहीं तो दिक्कत होगी क्योंकि टाइम अब कम है इसलिए क्या चलिए तो ये जो सेंटर है ना, सेंटर को हमने ओ बोल दिया। हमें प्रूव क्या करना है, उन्होंने बोला कि जो अपोजिट साइड्स है ना क्वाड्रिलेटरल की, ए बी और एक सी डी, ये जो है ये सप्लीमेंट्री एंगल्स बना रहे हैं। तो टू प्रूव एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक तो ये एंगल ए ओ बी प्लस एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और एक दूसरा ये वाला, कि ये वाली भी तो अपोजिट साइड्स हैं, एक ए ओ डी और बी ओ सी, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमको ये दो चीज़ें प्रूव करनी है इसमें। देखिएगा कैसे करेंगे। हाँ, यहाँ पर जो साइड्स है ना, ABC को रोम्बस, ABCD को रोम्बस दिखा अरे देंगे तो नहीं, डायगोनल तुम रोम्बस और पैरेललोग्राम को छोड़ो जरा, रुको एक मिनट। अब यहाँ पर एक चीज़ बार बार ये आती है दिमाग में कि शायद मुझे टेंजेंट्स की प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़े, और हो सकता है कि हमारा एंगल वाला जो हम रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री बनाए, शायद उससे बात करनी है। इस पॉइंट को बोलिए P, इस पॉइंट को बोलिए Q, R और S। ये 90, ये 90, ये 90, ये 90। अब जरा देखिएगा कि क्या कर सकते हैं इसमें। काम करो कि यहाँ पर ये वाला और ये वाला, ये दो ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल सी क्यू ओ एंड सी आर को लिखिएगा। इन ट्राइंगल सी क्यू एंड ट्राइंगल सी आर, सी क्यू ओ और सी आर ओ। तो जो ट्राइंगल सी क्यू ओ है, इसमें मैं ये कहूँगा कि सी क्यू इज इक्वल टू सी आर हो गया, सी क्यू इज इक्वल टू सी आर। रीजन में लिखिएगा टेंजेंट्स फ्रॉम सी, टेंजेंट्स फ्रॉम सी, सी क्यू इज इक्वल टू सी आर। इसके अलावा आप ये कहेंगे कि ओ क्यू इज इक्वल टू आर, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। और तीसरा लिखो सी ओ इज इक्वल टू सी ओ कॉमन साइड। कॉमन साइड होगी तो by triple congruence criteria triangle CQO is congruent to triangle CR. Triangle CQO is congruent to triangle CR. ट्राइंगल CQO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CRO। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो भाई O वाले एंगल पर फोकस करना है हमको। तो मैं ये कहूँगा कि इसका भी एंगल हो, इसका भी एंगल हो, दोनों इक्वल है। तो ये वाला और ये वाला एंगल ये इक्वल हो गया है। इसमें जो ये O है ना, सेंट्रल पॉइंट O है, इसको जरा बाहर लिखना है इसको, ठीक है। और ये वाला एंगल भी इक्वल है और ये वाला एंगल भी इक्वल है, तो इसको मैंने x और x लिख दिया। यहाँ तक समझ गए, ठीक है। जब दोनों एंगल इक्वल हो गए तो दोनों को हमने x के बराबर ले लिया। लिखिएगा कि एंगल COQ इज इक्वल टू एंगल COR इज इक्वल टू x से बाई CPCT, ठीक है। उसके बाद फिर बात करेंगे इसकी
ट्राइंगल DRO, ट्राइंगल DSO। ट्राइंगल DRO, ट्राइंगल DSO। DR is equal to DS, tangents from D, DR is equal to DS, tangents from D, और OR is equal to OS, radii of the same circle, और DO is equal to DO, DO is equal to DO common side again. By Twitters congruence criteria, triangle DRO is congruent to triangle DSO। तो इसमें भी थर्ड पोजीशन पर अल्फाबेट होगा, इधर भी थर्ड पोजीशन पर अल्फाबेट होगा। इट इम्प्लाइज दैट एंगल DOR is equal to angle DOS is equal to y से। दोनों एंगल इक्वल है तो हमने उनको y के बराबर मान लिया। तो हमारा ये वाला एंगल भी y और ये वाला एंगल भी y, ये हो गया। फिर क्या करें, अब ले लीजिए ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल ASO। ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल ASO, इसको भी उसी तरह से करेंगे। AP is equal to AS, tangents from A, OS is OP is equal to OS, radii of the same circle, OP is equal to OS, radii of the same circle। इसके बाद तीसरा AO is equal to AO common side, कॉमन साइड। तो फिर वही बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ट्राइंगल APO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ASO। तो इसका भी एंगल O, एंगल AOP, और इसका एंगल O, एंगल AOS, ये दोनों इक्वल हो गए, इज इक्वल टू XYZ, Z मान लीजिए से बाई CPCD। तो ये वाला एंगल भी Z के इक्वल हो गया और ये वाला एंगल भी Z के इक्वल हो गया। फिर क्या करें, इन ट्राइंगल BQO एंड ट्राइंगल BPO, इन ट्राइंगल BQO एंड ट्राइंगल BPO, ये जो दो ट्राइंगल्स हैं इनमें आप कहेंगे BQ is equal to BP, tangents from B, tangents from B। ऐसे ही OQ is equal to OP, radii of the same circle। ठीक है, OQ is equal to OP हो गया और BO is equal to BO कॉमन साइड। फिर वही बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ट्राइंगल BQO is congruent to triangle BPO। तो फिर वही O वाला जो एंगल है, इट इम्प्लाइज दैट एंगल BOQ
इज इक्वल टू अंदर भी होगी एक्स वाई जेड तो हो गया यूज, टी बोल दो इसको, इज इक्वल टू टी से वाई सिटी ये टी हो गया और ये टी हो गया। अब ये बीच के सारे एंगल निकल आए। सारे एंगल आ गए। अब क्या करेंगे हम कि यहाँ पर इन सारे एंगल्स को अगर मैं ऐड कर दूँ, इन सारे एंगल्स को अगर ऐड कर दूँ तो 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, एक पॉइंट के चारों तरफ जितने भी एंगल्स बन रहे हैं सबका अगर सम कर दिया जाए तो वो 360 डिग्री हो जाता है। मैं यहाँ लिखते चले जाओ लाइन से, यहाँ से स्टार्ट करो z प्लस टी प्लस x प्लस y प्लस y, z प्लस टी प्लस x प्लस y प्लस y इज इक्वल टू 360 डिग्री। रीजन लिखिएगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। सबको ऐड कर दो तो 2 हो गया, सब में 2x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 2t इज इक्वल टू 360 डिग्री। ले लो कॉमन, x प्लस y प्लस z प्लस t इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 1 2 180 है। x प्लस y प्लस z प्लस t, x प्लस y प्लस z प्लस t इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। हो गया प्रूव? देख लो प्रूव होगा कि नहीं। हमें ये प्रूव करना था कि एंगल AOB प्लस एंगल DOC 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो एंगल AOB क्या है, z प्लस टी, ये क्या हो गया AOB, ठीक है। और DOC क्या हो गया x प्लस वाई, तो DOC क्या हो गया x प्लस वाई। समझ गए? ऐसे इधर देखिए कि एंगल DOA क्या है y प्लस जेड क्या हो गया एंगल DOA, और एंगल COB ये क्या हो गया x प्लस टी, तो x प्लस टी, ठीक। तो इनका सम जो है 180 डिग्री है। लिख लेना इसको, देखिए इम्पोर्टेंट, ये भी कोई कम नहीं है। ये भी आएगा। आएगा तो वही वाला जो पहले बताया, ये पक्का आएगा, वरना पैसा वापस। वरना पैसा वापस। आप तो बोल दिया।